मैं लड़का बनकर मेट्रो स्टेशन पर काम करती थी और रात एक कमरे में सोई थी। वहां पर 5 मर्द मेरे साथ ही सोते थे, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि मैं कुंवारी लड़की हूँ। एक दिन ड्यूटी करते हुए बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो डॉक्टर बोले मैं पेट से हूँ। अगली रात जागती रही, जब बारी बारी वह पांचों आकर मेरे साथ। मैं सुबह सुबह फुर्ती से काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। आज मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि मेरी कुछ दिनों से तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। मुझे अपने आप में बहुत कमज़ोरी और थकावट सी महसूस होती थी, और मुझे लगता था कि ऐसा यकीनन लगातार बेआरामी और काम के ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है। मेरे साथ के बाकी लोग अपने कामों पर जा चुके थे। मैं तेजी से नाश्ता करके तैयार होने लगी, मगर इसमें भी मुझे अच्छा खासा वक्त लग गया था, क्योंकि मैं तैयार होने में काफ़ी वक्त लेती थी और मुझे अपना पूरा हुलिया बदलना पड़ता था। मर्दाना लिबास पहनकर खुद को जाहिर तौर पर अच्छा खासा बदलकर जब मैंने खुद के शीशे में देखा, तो हमेशा की तरह मायूस हो गई, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी मेरे चेहरे की खूबसूरती ऐसी ही थी, जो सबका ध्यान मेरे ऊपर ले आती थी। मैं सर झटक कर भाग भाग कर घर से बाहर निकली। काम पर जाते हुए मैं खुद पर बहुत से मर्द की नज़रें अपने ऊपर महसूस करती थी। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस होता था कि दुनिया में खूबसूरत मर्द भी महफूज नहीं हैं। मगर फिर भी मेरे लिए एक लड़की के तौर पर सबके बीच बेपर्दा रहने से बेहतर यही था कि मैं लड़का बनकर बाहर निकली। मेट्रो स्टेशन पहुंचकर अपना काम करने लगी। काम के लिए मुझे अपनी गिरी गिरी तबीयत महसूस करके भी नज़रअंदाज करना पड़ा, लेकिन मुझे फिक्र थी कि मेरी हालत ज़्यादा ना बिगड़ जाए, और मेरा डर इसी रोज़ सच साबित हुआ। मुझे काम करते करते चक्कर आए और जी मिचलाने लगा। मैं भागकर बाथरूम में पहुंची तो मुझे उल्टी आने लगी, और जो थोड़ा बहुत मैंने खा लिया था वो सब बाहर निकल गया। मैं ध्यान से एक तरफ बैठकर सोच रही थी कि इस हाल में काम पर वापस कैसे जाऊंगी। इस रोज मैंने किस तरह अपनी ड्यूटी पूरी की और फिर एक रोज की छुट्टी की दरख्वास्त की। मुझे बहुत बड़ी मिन्नत से छुट्टी मिलती थी। छुट्टी लेकर मैं क्वार्टर की बजाय सीधा अपने घर पहुंची। किस्मत से जब मैं पहुंची तो मेरे बाबा भी घर पर ही थे, और वो मेरी हालत देखकर नाराज होने लगे कि मैं ऐसे भेस बदल कर काम कर रही हूँ। मगर मेरा सच ज़्यादा समय तक छुपा नहीं रहेगा, और मैं किसी भी रोज़ रंगे हाथों पकड़ी जाऊंगी। बाबा मुझे ऐसे वक्त के आने से पहले नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे, मगर मेरे पास यह आखिरी हल था। इसीलिए मैं बाबा को चुपचाप सुनती रही, मगर असर नहीं लिया। बाबा मुझे देखकर गुस्से से निकल गए। मैंने पेट भरकर खाना खाया और दवा लेकर सो गई। मेरे ख्याल से मेरी हालत थकान और कमजोरी की वजह से थी, इसीलिए अच्छी खुराक और अच्छी नींद लेने के बाद मैं बेहतर हो जाऊंगी। मेरा ख्याल काफ़ी हद तक ठीक भी था, मगर मैं यह नहीं जानती थी कि मुझे अचानक से थकान और कमजोरी क्यों होने लगी है। मेरा काम इतना ज़्यादा था, ना ही मेरा काम थकने वाला था और ना ही खाने पीने की कमी थी, और कुछ वक्त पहले तक मैं बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद थी। अगले रोज मेरी हालत सही थी। मैं सारा दिन कुछ ना कुछ खाती रहती थी ताकि कमजोरी दूर हो जाए। मुझे अगले दिन वापस काम पर जाना था। मैं बहुत ज़्यादा आराम नहीं कर सकती थी, इसलिए रात का खाना खाकर मैं वापसी की तैयारी बांध ली। मेरे बाबा घर पर ही थे। मुझे लगा कि वो मुझे रोकेंगे, लेकिन वो खामोश रहे और मैं घर से रवाना हो गई। अभी मैं रास्ते में ही थी कि मुझे फिर से तबीयत खराब महसूस होने लगी। क्वार्टर पहुंचने तक मैं निहाल हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर गिरती गई। मुझे अपनी हालत पर रोना आ रहा था। मैं ऐसी हालत में कैसे पहुंच गई थी, जिसमें ना मैं काम कर पा रही थी और ना ही आराम कर पा रही थी। ना जाने मुझे अचानक ऐसा क्या हो गया था। मेरे क्वार्टर में रहने वाले लड़कों में से एक रोहित नाम का लड़का था। मेरा अक्सर ख्याल रखता था और करीब भी रहता था। जब मैं इस हालत में वहां पहुंचकर बिस्तर पर गिरी
रोहित ने मेरा ध्यान रखा और मुझे दवा ला कर दी, जिसे खाकर मुझे उस वक्त तो आराम मिल गया था, लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। मुझे अक्सर उल्टी लग जाती थी और चक्कर आते रहते थे। अभी मैं डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाने का सोच ही रही थी कि एक रोज काम के दौरान मेरी तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। अस्पताल पहुंचाया गया। मैं डॉक्टर के इलाज से होश में आई तो डॉक्टर मेरा चेकअप कर रहे थे। मुझे जगा हुआ पाकर डॉक्टर हैरानी से मुझे मेरे बारे में सवाल करने लगे। दोस्तों, मैं उलझ गई थी। मैंने डॉक्टर को अपना इंट्रोडक्शन दिया। तब डॉक्टर ने सब सुनकर मुझसे अजीब सी बात कही कि तुम्हारी जो हालत है, इसे देखकर मुझे तो लगता है कि तुम शादीशुदा लड़की हो, मगर तुम तो कुंवारी लड़की हो। फिर यह सब मैं डॉक्टर की बात नहीं समझ पा रही थी। तभी मैंने बेचैनी से डॉक्टर की बात की दरमियान उन्हें रोककर सवाल किया कि मेरी इस हालत की वजह क्या है। खाने की मैं अच्छी खुराक लेती हूँ, फिर वो मुझे कुछ दिन से बहुत कमजोरी सी, उल्टी और चक्कर क्यों आ रहे हैं। डॉक्टर ने मेरे सवाल पर जो बात मुझसे बताई, यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए और मैं हक्का बक्का सी डॉक्टर को देखती रह गई। दोस्तों, मेरा नाम सुमन है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा घर आना कोई गरीबी में जुड़ा हुआ नहीं था और हम बेहतर हालत में रहते थे, मगर कुछ वक्त पहले मेरे बाबा को नशे की लत पड़ गई थी। इसकी वजह से वो अपना सारा पैसा नशे में उड़ाने लगे और हमारे घर के हालात बुरे होने लगे। माँ ने मेरे बाप को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर नशे की आदत इतनी आसानी से नहीं खत्म होती। मैं अपने छोटे बहन भाइयों को देखा था और खुद को बेबस महसूस करती थी। मैं बाहर जाकर अपने घर वालों के लिए कमाना चाहती थी, मगर मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी और मेरा यही हुस्न मेरे कमाने की ज़रूरत में आज काम आ रहा था। मेरा घर से निकलना मुश्किल होता था। जब से बाबा ने नशा करना शुरू किया था, तब से बाहर के मर्दों की नज़रों में मेरे लिए बेबसी साफ नजर आने लगी थी। मैं बाहर के मर्दों को अपने जिस्म के आर पार हो जाने वाली नज़रों से परेशान होकर घर में बंद होकर रह गई थी, मगर मैं जानती थी कि यह कोई हल नहीं था। अगर मैं हिम्मत ना करती, मेरी बहन भाई घर में पड़े पड़े ही भूखे से मर जाते। जब से बाबा ने नशा करना शुरू किया था, मेरी माँ गुमसुम सी हो गई थी, एक कोने में पड़ी रहती थी। उनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ चुका था। घर में जब खाने पीने का सामान खत्म हुआ तो मैंने घर से बाहर निकलने का सोचा, मगर मैं नहीं जानती थी कि यह मेरे लिए इम्तहान होगा। मैं अपने कम पढ़ाई की वजह से छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रही थी, मगर मैं जहां भी नौकरी के लिए जाती, मेरा हुस्न सबका ध्यान अपनी तरफ कर लेता था और मुझसे उल्टी सीधी डिमांड की जाती थी। मैं अपनी इज्जत बचाकर दर दर के धक्के खा रही थी, मगर कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी कि मैं तरीके से नौकरी कर पाती। मैं अपने आसपास के लोगों से तंग आ चुकी थी। मेरा दिल चाहने लगा था तेज आग से अपना ये हुस्न दागदार कर लूं, मगर मुझ में हिम्मत ही नहीं होती थी। थक हार कर मैंने अपने खानदान का रुख किया। मेरे सिर्फ एक ताऊ थे जो हमारे मुकाबले में बहुत अच्छा खाते पीते थे और उनके जवान बेटी भी थी, अच्छी नौकरियों पर थी। मैंने ताऊ के घर जाकर उन्हें अपने हालात बताए तो उन्होंने हमदर्दी और तरस में मुझे 4 नोट पकड़ा दिए। मेरे लिए इतना ही बहुत था। मैंने खाने का सामान लिया और घर ले आई, मगर कुछ दिन बाद एक रोज अचानक वह अपने बेटे के साथ आ धमके और जो बात उन्होंने मेरे माँ बाप से कही, वो सुनकर मेरे सर पर पूरे घर की छत आ गिरी। सामने अपने बड़े बेटे के लिए मेरा हाथ मांगा था, साथ में यह भी यकीन दिलाया था कि उनका बेटा मुझसे शादी के बाद मेरा घर का खर्चा भी उठाएगा। मैं तो एकदम हक्का बक्का सी रह गई थी, क्योंकि मेरा कजिन मुझसे उम्र में 2 गुना बड़ा था और इस किस्म का था। इसके पहले भी उसकी 2 शादियां हो चुकी थीं। दोनों बीवियों को शादी के कुछ महीनों बाद ही बगैर किसी वजह के तलाक दे चुका था। लेकिन मेरे माँ बाप तो इस रिश्ते पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मेरे ताऊ गए
तो मेरे माँ बाप मुझे खुश नसीब कहने लगे, जिसकी वजह से उनके घर में भी पैसा आने वाला था। मगर मैं उनकी खुशी की परवाह किए बगैर साफ साफ मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मेरे इनकार करने पर माँ बाप को बहुत गुस्सा आ गया था। उनके ख्याल में मैं बहुत खुदगर्ज लड़की थी, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी। माँ बाप के तानों के बावजूद मैं अपनी बात पर डटी रही और ताऊ के घर भी इनकार पहुंचा दिया गया। मेरे माँ बाप की तरह ताऊ भी मेरे इनकार को स्वीकार नहीं कर पाए और उल्टा मेरे बाप को मुझे समझाने को कहा। मेरा बाप मुझसे हर वक्त लड़ने लगता था। मैं दिमागी दबाव में गिर चुकी थी। मेरी माँ मेरी हालत पर प्यार से मुझे समझाने लगी, यह रिश्ता हमारे सबके लिए बहुत अच्छा है और इससे मेरा भी फायदा है, क्योंकि मेरा कजिन बहुत अमीर था। अपनी माँ के हर वक्त समझाने और छोटी बहन भाई की गरीबी भरी जिंदगी पर थक कर मैंने हामी भर ली। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं शादी से पहले इस बात की पूरी तरह से गारंटी लूंगी, मेरा कजिन घर वालों को हर महीना खर्चा किसी भी तरह किसी भी हाल में देगा। जब मैं यह बात करने ताऊ के घर पहुंची तो मेरा कजिन घर के पिछली तरफ गलियारे में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। मैंने अपने कजिन के मुंह से अपना नाम सुना तो वहीं ठहर कर रुक गई और जो बातें इस रोज मैंने अपने कजिन की सुनी थी वो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मेरा वजूद सुन्न रह गया था। मैं बिना कुछ बोले घर भाग गई और अपने माँ बाप से लड़ते हुए मैंने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। मेरे माँ बाप मेरे नखरों पर मुझे बोल रहे थे और मैं कमरे में बंद होकर रोती जा रही थी। मेरा कजिन मेरे सौदा तय कर रहा था, जो बोल रहा था कि इसकी पहली 2 बीवियां अच्छे घर की थीं, तभी वह साथ देने को तैयार नहीं थी। मगर इसके चाचा की बेटी सुमन, यानी कि मैं, जिस कदर हसीन हूँ, इतनी मजबूर हूँ, वो मेरे घर वालों को महीने में चंद रुपए देकर मेरा मुंह बंद करवा कर रखेगा और अपना कारोबार तरक्की की तरफ ले जाने के लिए बहुत आराम से मुझे बड़े कारोबारी लोगों के सामने पेश कर सकेगा। मैंने अपने माँ बाप को यह बात बताई थी, मगर मेरे बाप ने उल्टा मुझे अपनी मिसाल देने लगे, जैसे इज्जतदार मर्द का क्या फायदा, नशा करके अपना शौक पूरा करता रहे और उसके बच्चे भूख से मर जाएं। मेरे माँ बाप की नज़र में यह काम बुरा नहीं था। वह अभी मानने को तैयार नहीं थे कि मेरा कजिन मेरा जिस्म लोगों को पेश करेगा। उनका यकीन था मेरा कजिन से मुझे अपने उस बड़े लोगों से मिलवाने का शौक रखता होगा। इस सबसे तंग आकर मैंने अपना सामान बांधा और घर से निकल गई। मैंने अपना हुलिया बदलकर खुद को लड़के में ढाल दिया। मेरी किस्मत ने इस बार मेरा साथ दिया और मुझे दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर नौकरी मिल गई। मैंने वहीं किसी क्वार्टर में रहने का इंतजाम कर लिया। इस क्वार्टर में मेरे साथ 5 और लोग भी रहते थे, जिनमें से कुछ नौकरी करते थे और कुछ पढ़ाई करते थे। दिल्ली 5 लड़कों के बीच रहना बहुत मुश्किल काम था। मैंने अपनी शख्सियत छुपाई हुई थी और कोई नहीं जानता था कि मैं एक कुंवारी लड़की हूँ। शुरू शुरू में मुझे हर वक्त यही डर सताता कि मैं पकड़ी जाऊंगी और मेरी असलियत निकलने पर मुझे यहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। वहाँ मुझे मेट्रो स्टेशन पर भी नौकरी करते हुए मुझे यही फिक्र सताती रहती थी। मेरे चेहरे की नजाकत और लड़के वाले अंदाज को सबको हैरान कर देते थे। इस वजह से मुझे अक्सर किन्नर लड़की समझ लिया जाता था और साथ काम करने वाले मर्द भी आते जाते बहाने से मेरा हाथ पकड़ते या मेरे पास खड़े हो जाते। मैं खुद को लड़का जाहिर करके भी इन सब से अच्छा महसूस नहीं कर पा रही थी और खुद को बचाने के लिए हर बार काम का बहाना करके वहां से चली जाती थी। मगर मैं जानती थी ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला है ये सब। एक रोज मेरा सच सबके सामने आ ही जाएगा, क्योंकि मैं एक लड़की थी और लड़कियों के बहुत से ऐसे मसले होते हैं
जिनसे वह चाह चाह कर भी पीछा नहीं छुड़ा पाती। मुझे बहुत संभल संभल कर कदम उठाना पड़ रहा था। खुद को हर तरफ में लड़का साबित करने के लिए अपना हुलिया बिल्कुल ही बदलना पड़ जाता था। क्वार्टर में मुझे ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले 5 लड़के बहुत बिजी रहते थे और अपने काम से काम रखते थे। सुबह सुबह नाश्ता किए बगैर निकल जाते थे और रात को बाहर से खा पी कर लौटते थे और आते ही सो जाते थे। उनमें से सिर्फ एक लड़का था जो पहले से मेरे साथ बहुत दोस्ताना रवैया रखे हुए था, जिसका नाम रोहित था। रोहित यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था और उसका ताल्लुक कानपुर शहर में था। वह खाते पीते घर का लड़का था। इसके 3 बड़ी बहनें थीं जो शादीशुदा थीं और वो इकलौता भाई था। उसके खाने पीने और पहनने ओढ़ने को देखकर मुझे हैरत होती थी, क्योंकि वो किसी भी अच्छे हॉस्टल में रह सकता था, मगर उसने इतने लोगों के साथ एक क्वार्टर में रहने का क्या सोचा। इसका कहना बहुत मुश्किल था कि वो आज़ाद रहना पसंद करता था और उसकी नज़र में यहाँ रहना है इसकी आज़ादी थी। मैं क्वार्टर में रहते हुए सबसे फासले पर रहती थी। मैं कोशिश करती थी कि जब वो सब सो जाएं तभी सोऊं और उनके जागने से पहले निकल जाऊं। मैं अपनी कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब रहती थी, मगर मुझे कभी कभी देर भी हो जाती थी। लेकिन मैं यकीन से थी, क्योंकि मुझे वहाँ रात गुजार कर कोई मसला नहीं होता था। मगर काम पर आकर मैं अभी उन मसलों में घिर गई होती थी। मुझे बहाने बहाने से अक्सर काम का बोलकर अलग अलग खर्चा दिया जाता था। मेरे घर वाले में से बहुत लोग नाराज थे, क्योंकि मेरे सामने उन्हें पूरे खानदान के सामने बुरा भला कहकर हमेशा के लिए मैं उनसे रिश्ता खत्म करके आ गई थी। मोहल्ले भर में यही मशहूर हो चुका था कि मैं किसी आशिक के साथ घर से भाग चुकी हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि मुश्किल वक्त में उनमें से किसी ने हमारा साथ नहीं दिया था और मैं उन सब की वजह से आज ऐसे हालात का सामना कर रही थी, जिसमें मेरा हर लम्हा दर्द में गुजरा था। मेरा बाप मुझे बहुत बुरा भला कहने लगा था और मुझसे सवाल करने लगा था कि वह पैसे कहाँ से और कैसे कमाती है। मैंने झूठ का सहारा लिया और घर वालों से कहा कि मैं बस हॉस्टेस की नौकरी कर रही हूँ। मेरी माँ ने मेरा यकीन कर लिया, मगर मेरे बाबा मुझ पर शक करते रहे और सब काम छोड़कर ताऊ से जाकर माफ़ी मांगने पर जोर देने लगे। मेरे बाबा भी यही चाहते थे कि मैं अपने कजिन से शादी कर लूं। शायद मेरे कजिन ने मेरे बाप को पट्टी पढ़ा दी थी, जिनकी वजह से वो बेटी की मुश्किल को भी समझने को तैयार नहीं थे। मैंने खामोशी से घर में खाने पीने का सामान बराबर किया और छोटी बहन भाइयों को कुछ पैसे देकर वापस लौट गई। इसी तरह हर महीने मैं खामोशी से अपने घर जाती और घर वालों को उनकी ज़रूरत का सामान देकर वापस आ जाती थी। इन सब में मेरी माँ की नाराज़गी आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगी और वो मेरे घर जाने पर मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने का बंदोबस्त कर देती थी और मेरा इंतज़ार करती रहती थी, ताकि मैं उनके साथ आकर खाना खाऊं। और अपने इलाके से ही मेरे लिए दूध की बोतल खरीद कर मुझे हर बार साथ में देती थी, ताकि मैं अपना और अपनी खुराक का भी ख्याल रख सकूं। मुझे लगता था कि कम से कम घर में अब कोई मसला बाकी नहीं रहा और सब खुश रहने लगे हैं। मगर मेरी यह सोच बहुत जल्द खत्म होने वाली थी, जब एक बार मैं हमेशा की तरह तनख्वाह लेकर घर पहुंची और घर का सुकून देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे बाबा ने घर में बहुत शोर मचा हुआ था और सारी चीज़ें वहाँ पर उठा उठा कर फेंक रहे थे, सब पर चीख रहे थे। मैं सामने गई तो मुझे देखते ही मुझे मारने लगे और मेरी माँ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं घबरा गई थी कि ना जाने बाबा को ऐसा क्या हो गया था, जब मैं अपने गुस्से से भरे जवाब में मुझे गुमसुम कर दिया था, क्योंकि मेरे बाप को पता चल गया था कि मैं लड़का बनकर मेट्रो स्टेशन पर नौकरी कर रही हूँ। मैं हैरान थी कि मेरे बाप को यह बात किसने बताई थी, क्योंकि बाबा का कभी दिल्ली जाना होता ही नहीं था, तो उनको ये सब बात मेरे बारे में कौन बता रहा था।
मेरे बाबा ने फिर से मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं मेट्रो स्टेशन की नौकरी छोड़कर बाबा के साथ ताऊ के घर चली जाऊं और उनसे माफ़ी मांग लूं। मैं अभी इस बात पर बहुत नाराज हो गई थी और मैं इस बात पर बिल्कुल राजी भी नहीं थी। लेकिन बाबा मुझे डरा धमका रहे थे। वो मेट्रो स्टेशन पर जाकर मेरी असलियत सबको बता देंगे। मैं जो हर बार एक रात घर पर रुकी थी, इस बार मुझे रोज वापस आना पड़ा क्योंकि मेरे बाबा का बहुत ही चीखना चिल्लाना मुझे परेशान कर रहा था। मेरी माँ ने मुझे कुछ खाने बनाकर टिफिन में दे दिया और दूध की बोतल पकड़ा दी। इस रोज मैं वापस जाते हुए रास्ते में रोती रही। अब मैं जानती थी कि मेरी माँ मेरे बाप की हरकतों का ऐसा कम करने की कोशिश करती है। मैं इतना बेरहम दिल हो गई थी, यह सोच लिया था कि दोबारा घर कभी नहीं जाऊंगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस बार घर लौटने पर 2-3 हफ्तों बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मैं रोजाना की थकान और कमजोरी का शिकार रहने लगी थी। मैं कुछ रोज से अपनी तबीयत खराब को नज़रअंदाज कर रही थी, मगर मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, तो मुझे घर जाना पड़ा था क्योंकि तबीयत खराब होने पर मैं होश हवास से बेगानी होकर क्वार्टर में नहीं सो सकती थी। मुझे डर था मेरी लापरवाही से मेरी असलियत साथ रहने वाले सब लड़कों पर खुल जाती। घर जाकर आराम करने से मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा था, मगर वापस लौटकर मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। और जब मैं एक रोज़ काम पर बेहोश होकर डॉक्टर के पास पहुंची, तो मेरी हालत कि जो वजह डॉक्टर ने मुझे बताई वो मेरे लिए कयामत की तरह साबित हुई थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे कुछ अरसे से स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, ऐसा जहर जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही थी। और अब मेरे जिस्म में जहर की तादाद बढ़ जाने की वजह से इसके असर जाहिर होने लगे थे। डॉक्टर को लगा कि मैं शादीशुदा हूँ और यकीनन मेरे ससुराल में से कोई मेरे साथ दुश्मनी निभा रहा है, मगर मैं कुंवारी लड़की थी और डॉक्टर के साथ साथ मुझे भी हैरत हो रही थी कि मुझे जहर कौन दे रहा था और क्यों दिया जा रहा था, जबकि मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे सावधान करने को कहा और यह भी समझा दिया कि अभी वह जहर इतना नहीं फैला है कि मैं संभाल ना सकूं। अभी भी मेरे पास वक्त था, अगर मैं सावधानी बरत लूं तो मैं बच सकती हूँ। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि मुझे जहर किसने दिया और कैसे दिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कुछ दिन के लिए काम से छुट्टी ले ली और घर जाने की बजाय वहीं क्वार्टर में पड़ी रही। रोहित नाम के लड़के ने जब मुझे मेरी तबीयत का पूछा तो मैं इतना घबरा गई कि उसे अपनी बीमारी की वजह बताकर उसी से मदद मांगी। वह भी फिक्रमंद हो गया था। उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं रोज़ जो खाना पीना करती हूँ उन चीज़ों का लेबोरेटरी टेस्ट करवाना, ताकि मुझे खबर हो सके कि मुझे किस चीज़ में जहर दिया जा रहा है। इसके मंसूबों पर अमल करते हुए जब मैंने हर चीज़ का टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वह दूध में शामिल था जो हर बार मैं घर से लेकर आती थी। दोस्तों, मैं बहुत घबरा गई थी कि मेरे दूध में जहर कौन मिलाता था। मैं सदमे से टूट गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ मुझे जहर दे रही थी। मैंने इसी रोज घर जाकर रोते हुए अपनी माँ से झगड़ा किया और अपनी जवानी और ख्वाहिशों से दबाकर उन सब के लिए मैं कमा रही थी और कई मर्तबा मेरी इज्जत जाते जाते बची थी। ऐसे में मेरी माँ की हरकत मुझे सदमे से पागल कर रही थी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ हैरत से मुझे देख कर रह गई थी। मेरी माँ ने मुझे यकीन दिलाया कि उन्होंने कभी भी दूध में कुछ नहीं मिलाया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ ने अपने सर की कसम खाकर रोते हुए अपनी सच्चाई बयान की थी। मैं भी बहुत थक गई थी। मुझे ख्याल आ रहा था कि मेरी सीधी सादी घर में रहने वाली माँ यह जहर कहाँ से हासिल कर सकती थी, मगर आखिर कौन था जो मुझे यह जहर दे रहा था। मैं और परेशान माँ बैठे हुए सोच रही थी। मुझे ख्याल आने पर अपनी
छोटी बहन भाइयों से सवाल किया तो मेरे सबसे छोटे भाई ने जो बात मुझे बताई वो मेरा वजूद बेजान कर गई थी। मेरे छोटे भाई ने कहा कि हर बार जब मेरी माँ मेरे लिए दूध मंगवाती थी मेरे बाबा ने कुछ मिला देते थे। मेरे भाई ने 2-3 बार मेरे बाबा को देखा मगर वह बच्चा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। मेरा बाप घर आया तो मैंने उसे जहर देने की वजह पूछी। मेरा बचने का कोशिश कर रहा था मगर जब मैंने पुलिस की धमकी दी तो वो सच उगल गया। मेरे ताऊ के बेटे ने मेरे इनकार करने के बाद से ही मेरे बाप को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझ जैसी मजबूर और हसीन लड़की वह गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए मेरी नौकरी के बारे में मेरे बाप को बताया था और जब मैं तब भी हाथ ना आई उसने मेरे बारे में उल्टी सीधी हरकत करके मेरे बाप को शर्म दिलाई और उसे वह जहर दिया था कि मुझ जैसी बेटी पर बंदिश लगा सके। मैं सब सुनकर दुखी हो गई थी। मैंने क्वार्टर में जाकर सामान समेटा और अब बहुत मुश्किल हालात का सामना नहीं करना चाहती थी। रोहित ने मुझे जाता हुआ देखा तो मुझसे सवाल किया। मैं उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी कि उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी। वो सब सुनकर मुझ पर दीवाना सा हो गया और मुझसे शादी की दरख्वास्त करने लगा। अब मैं रोहित की बीवी हूँ और हम दोनों काम करके मेरे घर वालों की मदद करते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली अच्छी और सच्ची कहानी में। तब तक दोस्तों, जय हिंद जय भारत।